नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। इस सिविल जज की ADPO की इस ऑफलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसी का ये आपको ऑनलाइन वीडियो लास्ट में पढ़ाने के बाद महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ बताया जाता है, तो उसका आप जो हमारे क्लास में नहीं आ रहे हैं उसका लाभ उठाएं। चलिए, हमारा सब्जेक्ट जैसा मालूम है आपको, जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CRPC 1973, और ये वीडियो क्रमांक हमारा जो है वो 21 है। और इस वीडियो में आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। वो धारा 51 से लेकर के 53A तक, तो बहुत कठिन नहीं है। इसको अगर हम आम भाषा में अपने मन में समझ लें तो हमेशा ये हमको याद रहेंगे। वो कोई क्वेश्चन आएगा तो हमसे आराम से बन जाएगा। तो हम धारा 51 कर रहे हैं। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी, तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यदि उसका अपराध जमानती होता है तो उसको थाने से ही जमानत दे दी जाती है। फिर चालान शीट पेश करते समय जो है वो उसको परमानेंट जमानत मिल जाती है। या कोई अपराध जमानती है लेकिन किसी कारण से जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो जमानत नहीं ले पा रहा है, ये जमानत नहीं लेता है, ये जमानत लेने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जो पुलिस अधिकारी है या जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है, तो वो क्या कर सकता है, उसकी जो है वो शरीर की तलाशी ले सकता है। और तलाशी में आवश्यक पहनने के वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं जो है वो एक लिस्ट बनाएगा और बाकायदा उसको जो है वो एक रसीद दे देगा और वो सब वस्तुएं जो है अपने पास रख लेता है ताकि आगे की कार्रवाइयों में वो काम आ सके। तो यही प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक तो 51 में इस तरह का प्रावधान है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अपराध कैसा हो। तो अपराध जमानती है, तो अगर जमानत नहीं ली गई है तो जमानती भी हो सकता है, या अजमानती अपराध है तो अजमानती अपराध में समानतः ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें कौन सी वस्तुओं को छोड़ा जाता है तलाशी में, है ना, उनको जो है वो अधिगृहित नहीं किया जाता है। तो वो क्या है, आपके आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, है ना, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर। तो ये आपको याद रखना है कि तलाशी में जो है वो जो आवश्यक वस्त्र धारण किए हुए हैं, पहने हुए हैं गिरफ्तार व्यक्ति, उसको छोड़ करके जो अन्य वस्तुएं, जैसे कि बटुआ है उसके पास, है ना, कोई घड़ी वगैरह है, कोई कीमती चीज़ है इस तरह से, तो उसको पुलिस अपने अपरक्षा में ले लेती है और उसकी बाकायदा एक जो है लिस्ट बनाई जाती है। और उसकी जो है वो उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से वो वस्तुएँ ली गई तलाशी दौरान, उसको बाकायदा एक रसीद दे दी जाती है। तो सिंपल है, ये दिमाग में रहेगा, धारा 51 में है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि मान लीजिए कोई स्त्री है जिसकी गिरफ्तारी की गई है, तो इसकी तलाशी जो है वो शिष्टता पूर्वक, है ना, शिष्टता का ध्यान रखते हुए जो है वो किसी अन्य स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। तो ये भी कोई कठिन नहीं है, इस तरह के प्रावधान हमारे मिलते रहते हैं, एक स्वाभाविक चीज़ है ये स्त्री की तलाशी जो है स्त्री द्वारा लिया जाना। और स्त्री के संग जो है वो एक शिष्टापूर्वक व्यवहार तो हमारी भारतीय संस्कृति में रहा है, तो ऐसा कोई व्यवहार ना करे उसके साथ में कि उसकी शिष्टता जो है वो भंग हो, है ना। फिर आगे हम चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं धारा 52 की। तो धारा 52 में एक बहुत ही सहज स्थिति बताई गई है। क्या कहा गया है, आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। तो गिरफ्तार करने वाला जो व्यक्ति है, ये पुलिस अधिकारी हो सकता है या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति हो सकता है, यदि उसने गिरफ्तारी की है तो अभियुक्त के पास जो इस तरह के खतरनाक आक्रामक जो आयुध हैं, हथियार वगैरह हैं, तो उनको जो है वो जब्त कर सकता है ना। और जब्त करके क्या करता है, उनको जो है सील लगा देता है, कपड़े वगैरह लपेट करके क्या सील लगा दी जाती है, ताकि जिसके सामने उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया सके, तो ये चीज़ें भी उसके सामने जो है वो पेश किया सके। तो मत इतनी सी बात कही गई है, स्वाभाविक बात है, ये बन जाएगी, आपसे दिमाग में रख लीजिए। भाई कोई अपराधी है, कट्टा लिए हुए है ना, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उससे कट्टा जो है वो ले लेंगे कि नहीं लेंगे, और उसको जो है वो सील करके वो बाकायदा फिर न्यायालय में जिसके सामने पेश किया जाएगा, तो वहाँ पर कट्टा भी वो जाएगा जो एक एविडेंस के रूप में काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं हम, धारा 53। तो धारा 53 भी इम्पोर्टेंट है, एविडेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से इस धारा को रखा गया है। तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को, है ना,
उपनिरीक्षक जो है, उपनिरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी, है ना, अगर उसका ये विश्वास है ना, ऐसा विश्वास है उसका कि अभियुक्त के शरीर में कोई ऐसी चीज़ें मिल सकती है, अगर उसके शरीर की परीक्षा की जाए जो आगे चल कर के साक्ष्य बनेगी, महत्वपूर्ण साक्ष्य बनेगी, तो वो क्या कर सकता है, तो उपनिरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है कि प्रार्थना करेगा। किससे प्रार्थना करेगा? राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी से, है ना, कि इसके शरीर की जो है परीक्षा की जाए और इस परीक्षा में हमको ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा एविडेंस मिल सकता है हमको जो आगे जा कर के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, तो उससे प्रार्थना कर सकता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन प्रार्थना कर सकता है, तो उपनिरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का अधिकारी, माने उपनिरीक्षक से नीचे का पुलिस अधिकारी जो है वो इस तरह की प्रार्थना राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी से नहीं कर सकता है। और चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अगर प्रार्थना की जाती है तो वो क्या करेगा, उसके शरीर की जो है वो परीक्षण करेगा, है ना। और परीक्षण के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि परीक्षण करवाने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति तैयार नहीं होता है, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपकी धारा 53 में कि आवश्यक बल का जो है प्रयोग किया जा सकता है, आवश्यक बल का जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो परीक्षा कौन करेगा? राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी करेगा। और किस आधार पे होगी, क्यों परीक्षा करवाना आवश्यक है? यदि ऐसा विश्वास है ना, ऐसा विश्वास है कि अगर अभियुक्त की परीक्षा की जाए तो उसके शरीर से कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है प्राप्त हो सकता है। और प्रार्थना कौन करेगा चिकित्सा व्यवसायी से? तो उपनिरीक्षक हो या उससे उच्च श्रेणी का जो है पुलिस अधिकारी हो, यही व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको यही बनते हैं कि प्रार्थना कौन करेगा, उसकी श्रेणी क्या होनी चाहिए? तो एसआई, इसको अपन सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर या उसके उच्च अधिकारी हैं तो सब इंस्पेक्टर के ऊपर जो है आपका इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के बाद होता है डीवाईएसपी होता है, डीवाईएसपी के बीच में आपके उप पुलिस अधीक्षक भी हो सकते हैं, है ना, एसपी हो सकता है, आईजी, डीआईजी, ये उच्च स्तर के अधिकारी हैं। तो ये प्रार्थना कर सकते हैं यदि उनके मन में ये विश्वास है, उनको ये विश्वास का कारण है कि इसकी अगर परीक्षा की जाएगी तो कोई हमको महत्वपूर्ण एविडेंस जो है वो प्राप्त हो सकता है। और परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जो है वो की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं। तो धारा 53A महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बना है एग्जाम में आपके। तो ये खास तौर से कुछ विशेष अपराधों के लिए है, जैसे कि बलात्कार या बलात्कार का प्रयास। बलात्कार, यदि अभियुक्त पर जो इसको गिरफ्तार किया गया उस पर बलात्कार का आरोप है या बलात्कार करने का प्रयत्न, है ना, बलात्कार प्रयत्न करने का आरोप है, तो उसकी जो है वो शारीरिक परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। इस उद्देश्य से कि बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, जैसे कि बलात्कार के मामले में वीर, है ना, शुक्राणु वगैरह ऐसे प्राप्त हो सकते हैं, या शरीर में जो है वो निशान है, कोई उसके खरोंच के निशान है, या उसका डीएनए टेस्ट करवाना है, या इस तरह की कोई बहुत सारी बातें हैं जो आपके एविडेंस के रूप में काम में आ सकती हैं। तो यदि इसमें यही लिखा हुआ है, और ये कब जोड़ी गई है ये ध्यान में रखना है, तो 2005 में ही जोड़ी गई है। और बलात्कार या बलात्कार के प्रयत्न में गिरफ्तार व्यक्ति की पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण करवाने का ये प्रावधान करती है। और इस तरह का आवेदन कौन करेगा, ले कौन जाएगा? पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के सामने कौन ले जाएगा? तो इसमें भी वही बात है आपका, है ना, सब इंस्पेक्टर या उससे उच्च श्रेणी का अधिकारी ही जो है वो पंजीकृत व्यवसायी के पास उसको ले जाएगा। और जैसे ही ले जाएगा तो चूँकि इसमें क्या होता है कि एविडेंस मिटने की संभावना रहती है ना, तो तत्काल उसकी जो है परीक्षण शुरू कर देगा वो, और परीक्षण को जो है वो समाप्त करेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पास में मिल जाता कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, तो उससे परीक्षण करवा लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई पास में नहीं मिल रहा है तो फिर क्या लिखा हुआ है कि 16 किलोमीटर की त्रिज्या, माने कि पूरा अपराध जहाँ पे उसको गिरफ्तार किया गया है दायरा पूरा, है ना, ये 16 दायरा पूरा जो है त्रिज्या है ये, है ना, इसकी हर तरह से दूरी देखी जाए तो 16 किलोमीटर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 16 किलोमीटर की त्रिज्या आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 16 किलोमीटर की त्रिज्या के अंतर्गत कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है तो उससे उसका परीक्षण करवाया जाएगा। और ऐसा चिकित्सा व्यवसायी जो है वो क्या करेगा, जो परीक्षण किया है उसने, उस पूरी परीक्षण की जो है वो रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या बातें रहेंगी कि भाई परीक्षण के लिए कौन लाया है इसको, है ना, परीक्षण कब से शुरू किया गया, कब समाप्त किया गया है, परीक्षण में जो चीज़ें हमको
प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमने नाखून के नमूने लिए या हमने कोई वीर हमको प्राप्त हुआ हो ना पुरुष का, तो वीर हो गया, या खून लेना है हमको उसका, है ना, तो खून के निशान ले लिए, या कोई हमको डीएनए जांच के लिए जो है हमको किसी उसका कोई टुकड़ा चाहिए, शरीर के कोई हिस्से का जो है वो छोटा सा टुकड़ा चाहिए ताकि डीएनए कर सकें, तो इस उद्देश्य से पूरा लेगा वो, और उसका पूरा विवरण जो है वो एक रिपोर्ट में होगा वो, है ना। और वो रिपोर्ट जो है वो जो धारा 173(5)(a) के अंतर्गत जो है वो उसका जो है वो भाग होगी ये। तो आशा करते हैं कि पूरी बातें आपको समझ गई होंगी। कहानी तरह दिमाग में रखिए, है ना, थोड़ी बहुत धाराएं दिमाग में रखनी पड़ेंगी तो रख सकते हैं कि भाई इस धारा में ये कहा गया। ज़्यादातर लड़के परेशान इसलिए रहते हैं कि वो उसी भाषा को समझने वो लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। उसको अपने शब्दों में कहानी के रूप में अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको दिमाग ये रखना है जैसे कि कितने किलोमीटर की त्रिज्या के अंदर, है ना, ये क्वेश्चन आ गया कि कितने किलोमीटर की त्रिज्या के अंदर कोई चिकित्सा व्यवसायी है तो उससे जाँच जो है वो कराई जा सकती है। तो 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर काफ़ी बड़ा दायरा होता है, इसके अंदर कोई ना कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल ही जाता है। वैसे कोशिश ये होती है कि निकटतम मिल जाए हमको, क्योंकि ऐसे मामलों में साक्ष्य जो है मिटने की संभावना होती है, तो तुरंत जो है परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो कैसी लगी हमारी क्लास ये सिविल जज ADPO की क्लास है। बच्चों की थोड़ा शिकायत रहती है जो वीडियो देखते हैं कि सर ये बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो लगभग हम हर चीज़ों को रिपीट करते हैं, कई बार बोलते हैं, तो उसके आधार पर आप जो है इसको देख करके समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमारे सामने आ जाइए। क्लास चल रही है 4 से लेकर के करीब 5:30 तक ये क्लास आपकी चलती है, तो इसको आप डेमो ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी हमारी ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।